बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स और प्रोड्यूसर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो इन सब में क्या हो रहा था कि एनर्जी एक से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र हो रही थी, या इस फॉर्म में कि एक दूसरे के लिए फूड बन के नेसेसरी था। तो इसी एनर्जी ट्रांसफ़र को एज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस हम फूड चेन की फॉर्म दे देते हैं और एरोस से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ईच लेवल जो होता है जहाँ से आप यानी कि प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स और फिर डीकम्पोजर्स, ये जो हर लेवल होता है उसमें फुल एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है, बल्कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो सकती है, ये एनर्जी काम करने में इस्तेमाल हो जाती है, रेस्पिरेशन में, मूवमेंट वगैरह में। मुख्तलिफ़ लेवल्स पे एनर्जी लूज़ हो रहती है। सिर्फ 10% एनर्जी ही होती है जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र होती है। अब ये जो लेवल्स होते हैं इनको ट्रॉफिक लेवल्स कहा जाता है, और ये जो एक सीरीज़ बनती है एनर्जी ट्रांसफ़र की एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, जिसमें या तो ऑर्गेनिज़म खाया जाता है या ये कि ख़ुद एक ग़िज़ा बन जाता है, इस सब को फूड चेन कहा जाता है। और ये जो एनर्जी लेवल की ट्रांसफ़र में कमी होती है वेरियस लेवल्स पर, यानी कि एक से दूसरे लेवल पर जाते हुए जो एनर्जी लॉस हो जाती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, और इस पिरामिड को पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब ये कि फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम एज अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस के तौर पे जो मटेरियल इकोसिस्टम में चल रहा है, यानी कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसको फूड चेन और फूड वेब और बायो जियोकेमिकल साइकिल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फूड चेन क्या होती है ये अभी हम डिस्कस करके चुके हैं कि फूड चेन क्या होती है। अब इसका एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज़ कॉल्ड फूड चेन। तो ये सब जो प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तीनों लेवल्स के, फिर उसके बाद डीकम्पोजर्स तक आते आते ये सब जो एक हम एरो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ये फूड चेन होती है। लेकिन कुदरती तौर पे ज़्यादातर फूड चेन एज सच बहुत रेयर है, क्योंकि ये सारी फूड चेन्स आपस में मिली हुई होती हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो वो टर्शियरी कंज्यूमर्स ही बन जाते हैं, और वो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली भी खा लेते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं। तो इस तरह बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं। तो जिस तरह एक प्लांट है उसको ग्रास हॉपर खा रहा है, तो ग्रास हॉपर को स्पैरो भी खा सकती है, और ग्रास हॉपर को लिजर्ड भी खा सकता है, और लिजर्ड आगे फिर स्पैरो की ग़िज़ा भी बन सकता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ फूड चेन्स मिल जाती हैं, और फिर ये एक किस्म का फूड वेब बनाती हैं। बिल्कुल जिस तरह आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, तो उसमें उसके धागे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ फूड चेन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक जाला बनाती हैं जो कि फूड वेब होता है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एल्टन, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड्स का 1927 में। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एक फूड चेन्स वगैरह के बारे में, तो उसमें आप देखें कि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स लेवल के साथ साथ कम हो जाते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स की अमाउंट ज़्यादा है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे कम, टर्शियरी कंज्यूमर्स उससे कम। तो हर जैसे जैसे हाई ट्रॉफिक लेवल आता है, इसी तरह से नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कम हो जाते हैं।
और सिर्फ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि अमाउंट ऑफ एनर्जी भी और अमाउंट ऑफ मास भी कम होता है डिफरेंट ट्रैफिक लेवल्स के साथ, जैसे जैसे आप हायर ट्रैफिक लेवल्स पे जाते हो। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी इन वेरियस ट्रैफिक लेवल्स फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल्स, यानी कि किस तरह उनको प्रेजेंट करना मास को या नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को एक पैरामिड की शक्ल में। तो ये इकोलॉजिकल पैरामिड हो गया। इकोलॉजिकल पैरामिड्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ 2 टाइप्स ही डिस्कस की गई हैं, पैरामिड ऑफ नंबर और पैरामिड ऑफ बायोमास। तो पैरामिड ऑफ नंबर क्या होता है कि नंबर जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के ईच ट्रैफिक लेवल्स के साथ उनको एक ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना। ठीक है, तो आप जैसे जैसे देखेंगे कि आज जो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म से लोअर ट्रैफिक लेवल पे ज़्यादा है, उसके बाद वो जैसे जैसे आप हायर ट्रैफिक लेवल्स पर जा रहे हो, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी टर्शरी पे जा रहे हो, तो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऐसे कम हो रहा है। तो इस पैरामिड को, जो ये पैरामिड बनता है, इसको पैरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। सेकेंड टाइप है पैरामिड ऑफ बायोमास। ये भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है टोटल बायोमास की और ऑर्गेनिजम्स के हर ट्रैफिक लेवल पर। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास होता है टोटल मास ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया। इनके जितना भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका, और अगर हम ड्राई मैटर का मास लें पर यूनिट एरिया तो वो बायोमास हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हर ट्रैफिक लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता बायोमास की अमाउंट कम होती जाती है, क्योंकि हर ट्रैफिक लेवल पे एनर्जी लॉस हो जाती है। यानी कि एज सच पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती फ्रॉम फर्स्ट ट्रैफिक लेवल टू हायर ट्रैफिक लेवल, बल्कि कुछ लॉस होती रहती है और इसी वजह से बायोमास कम होता रहता है। तो इस तरह से पैरामिड ऑफ बायोमास बनता है। अभी तक हम लोग जो एनर्जी ट्रांसफ़र थी और जो भी हम फूड लेवल्स पढ़ रहे थे, ट्रैफिक लेवल्स पढ़ रहे थे, वो सारे एक चेन और वेब की शक्ल में थे। अब हम आ जाते हैं कि इकोसिस्टम में साइकिल्स कैसे बनते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं कि जो एलिमेंट्स हमें बहुत ज़रूरी हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, उनको प्रोड्यूसर्स ले लेते हैं एनवायरनमेंट से, अपना पार्ट बनाते हैं और फिर दोबारा एनवायरनमेंट में रिटर्न कर देते हैं। और इसी तरह ये एक साइकिल चलता रहता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। इसको बायो जियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। तमाम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स आपस में भी क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं और वाटर साइकिल और एनर्जी साइकिल के साथ भी इंटरलिंक्ड होते हैं। अब इन बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी कि उनकी खसूसियात क्या होती हैं? तो सबसे पहला तो यही है कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होंगे और फिर ऑर्गेनिज्म से दोबारा एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होंगे। दूसरा है कि कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस ज़रूर होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन वगैरह। और तीसरा एक जियोकेमिकल रिजर्वायर होगा, एक रिजर्वायर जिसमें एनर्जी स्टोर हो कुछ देर के लिए। फिर केमिकल चेंजेस होंगी, मुख्तलिफ लेवल्स पर मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस होंगी, एलिमेंट्स मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाएंगे, मुख्तलिफ केमिकल्स बनाएंगे, मज़ीद चेंज होगा ऑर्गेनिज़म टू ऑर्गेनिज़म और फिर एनवायरनमेंट पे रिटर्न होगा। तो ये सब खसूसियात हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की 2 अहम टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है? तो कार्बन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। तमाम जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक एसेंशियल पार्ट है कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सब को बनाने में कार्बन यूज़ होता है। कार्बन मेन सोर्स कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एटमॉस्फेयर से आती है। प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील कर देते हैं।
यही कार्बन बाद में प्लांट्स जो हैं वो जब रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल भी कर देते हैं एक्सपायरेशन में। इसी तरह ये प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं या एनिमल्स की ग़िज़ा बन जाते हैं, तो सारे एनिमल्स ही रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में वापस आ जाती है। और जो प्लांट्स होते हैं उनको, दरख्तों को काटा जाता है, उनकी लकड़ियों को एज़ अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो जब वो जलते हैं और यानी कि एज़ अ उनकी कंबशन होती है तो भी कार्बन रिटर्न हो जाता है एनवायरनमेंट के। और इसके अलावा जो कार्बन डेड ऑर्गेनिज़म्स में मौजूद होता है वो सॉइल में से जो डिकम्पोज़र्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो उनका ब्रेक डाउन करते हैं डेड एनिमल्स का, डेड प्लांट्स का, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री कर देते हैं और उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। इस तरह जितनी कार्बन की इनटेक होती है उतनी ही उसकी दोबारा रिलीज़ हो जाती है और ये एक साइकिल चलता रहता है। कार्बन के अलावा दूसरा एसेंशियल एलिमेंट जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है प्रोटीन का और डीएनए का, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए, और इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। इस साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं: नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? क्या एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब ये किस तरह कन्वर्ट होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, तो उससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सर्टेन कंपाउंड्स बनाती है जो कि आखिर में नाइट्रेट्स बनाते हैं और फिर वो रेन वाटर के ज़रिए हमारी ज़मीन में, सॉइल में जज़्ब हो जाते हैं और फिर सॉइल से प्लांट्स उनको ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया वाटर में होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया रूट्स ऑफ प्लांट्स में होते हैं। ये सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है कि वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में। इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब जैसे हमने कहा कि प्लांट्स ने नाइट्रेट्स अपटेक कर लिया जो कि उसको सॉइल में मिला, इसी तरह इन प्लांट्स को एनिमल्स ने खा लिया, फिर उन एनिमल्स को भी आगे मज़ीद एनिमल्स ने खा लिया, तो फिर ये सब जब डेड हो गए, यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ हो गई और प्लांट्स डिके किए, तो इनके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और उनके जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उनको भी नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से इन्हीं जानवरों का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है या ह्यूमन बींग्स का भी, इसमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसको भी सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं इनका भी नाइट्रोजन वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह ये नाइट्रेट्स फिर प्लांट्स रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। अगर किसी सॉइल में प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं हो तो प्लांट्स की सही ग्रोथ नहीं होती। ऐसी सूरत में फार्मर्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ताकि जिनमें बहुत ज़्यादा नाइट्रेट हो, ताकि सॉइल नाइट्रेट रिच हो जाए और प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो। तीसरा स्टेप है डी नाइट्रिफिकेशन। तो डी नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जैसे नाइट्रेट्स, अमोनिया वगैरह, इनको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। सॉइल में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन नाइट्रेट्स को या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को फ्री नाइट्रोजन में दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इसको दोबारा एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन दोबारा से एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है। तो सॉइल में नाइट्रेट्स भी बन रहे हैं और नाइट्रेट से दोबारा से फ्री नाइट्रोजन भी बन रही है।
तो इस तरह से नाइट्रेट्स के ज़रिए फिर से दोबारा फ्री नाइट्रोजन बन रही है और फ्री नाइट्रोजन दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रही है। इस तरह नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है एनवायरनमेंट से सॉइल में, प्लांट्स में, ऑर्गेनिजम्स में और दोबारा एनवायरनमेंट में। अभी तक हमने जो पढ़ा है फूड चेन, फूड वेब्स या डिफरेंट किस्म के साइकिल्स, बायोकेमिकल साइकिल्स, ये सब इकोसिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म, मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स के दरमियान एक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और आपस में एक रिलेशनशिप बना लेती हैं। तो बहुत सी इंटरेस्टिंग बायोटिक रिलेशनशिप जन्म लेती हैं इसके अंदर, तो जिसमें से हम 3 टाइप्स की पढ़ेंगे, जिसमें कंपटीशन है, प्रीडेशन है और सिम्बियोसिस है। कंपटीशन एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक कोल्ड वॉर चलती रहती है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग द सेम हैबिटेट, यानी कि एक ही जगह पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होती रहती है। अब या तो वो एक ही स्पीशीज़ के होंगे या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ के होंगे, डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी हो सकती है और स्पीशीज़ के मुख्तलिफ मेंबर्स के दरमियान भी हो सकती है। तो जब एक ही स्पीशीज़ के मुख्तलिफ मेंबर्स के दरमियान होती है तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं, और अगर वो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान हो रही होती है तो उसको इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। ये कंपटीशन जो है या ये रिलेशनशिप जो है, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, वो अपने लिए बेटर शेल्टर ढूंढ सकेगा, बेटर फूड ढूंढ सकेगा, अपने ज़्यादा बेहतर साथी ढूंढ सकेगा। ये सारी कंपटीशन इन चीज़ों के लिए होती हैं और इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। इनके जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही ज़्यादा सर्वाइव कर सकेगा। इस तरह से पॉपुलेशन बैलेंस में रहती है, क्योंकि अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं होगा तो फिर एक ही ऑर्गेनिज़म की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स की भी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह ये एक लिमिटिंग फैक्टर होता है कि जो कम्युनिटी और पॉपुलेशन को बैलेंस में रखता है। दूसरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है प्रीडेशन। तो प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज़म होता है जो कि कैप्चर करता है और किल करता है अलाइव एनिमल को, यानी कि ज़िंदा जानवर को पकड़ के मार देता है, खा जाता है, अपना फूड बना लेता है, अपनी ग़िज़ा बना लेता है। ठीक है, जो एनिमल किल होता है उसको प्रे कहा जाता है और जो इसने उसको मारा वो प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स भी प्रीडेटर्स होते हैं जिनको कार्निवोरस प्लांट्स कहा जाता है, जैसे पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप वगैरह। प्रीडेटर रिलेशनशिप बहुत अहम है, ये एक अहम फैक्टर है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक स्पीशी जो है वो एक तरह के ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म की पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोसिस क्या है? ये एक एसोसिएशन है बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ विच लिव टुगेदर, यानी कि साथ साथ रहते हैं और उनके दरमियान एक एसोसिएशन बन जाती है। सिम्बियोसिस 3 टाइप्स की होती हैं, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। फिर हम एक एक को डिस्कस करते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन किस्म की एसोसिएशन है सिम्बियोटिक टाइप की, जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म से बेनिफिट हासिल करता है जबकि दूसरा ऑर्गेनिज़म उससे हार्म्ड हो जाता है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचता है। अब इसमें जो ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म की बॉडी पे लिव करता है उसको पैरासाइट कहा जाता है, और पैरासाइट अपना फूड अपने उस होस्ट से लेता है जिसके ऊपर वो रह रहा होता है, यानी कि जिस ऑर्गेनिज़म पे वो रह रहा होता है उसको होस्ट कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स में आ जाता है जिसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ हैं, इंसेक्ट्स हैं, कुछ वॉर्म्स हैं, ये तमाम पैरासाइट्स हैं। अब जैसे मलेरियल पैरासाइट है तो वो इंसान को नुकसान पहुंचाता है और मलेरिया करता है। इसी तरह जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं, जैसे राउंड वर्म्स हैं जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स करते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं, एलर्जी करते हैं। हुक वर्म्स हैं जो कि अनीमिया कर देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम या वर्म्स या इंसेक्ट्स हैं जो कि पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं। दूसरी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है
कॉमन सेलिज्म, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं कि नॉर्मल कॉमेंसल्स हैं। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट हासिल करता है, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म नहीं पहुंचाता और ना ही दूसरा ऑर्गेनिज्म उससे कोई बेनिफिट लेता है। इसकी एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल स्पायरोकीट है, जो कि हमारे दांतों में रहती है। स्पायरल शेप बैक्टीरिया होता है, ये वहाँ से फूड तो लेती है लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी कि इट इज़ नॉट हार्मफुल टू अस। तीसरी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी कि एक पहला वाला दूसरे से बेनिफिट लेता है और दूसरा वाला पहले से बेनिफिट लेता है, और वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जिस तरह इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि बीन्स वाले प्लांट्स की रूट्स में रहता है, और वो बैक्टीरिया अपना फूड उन प्लांट से हासिल करता है और उसके बदले में वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और वो नाइट्रेट्स प्लांट यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारी गट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, हमें इनकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये ना हो तो हमें डायरिया हो जाए और हमें कैंसर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, और ये बैक्टीरिया फिर हमसे भी खाना हासिल करते हैं। तो इस तरह ये बैक्टीरिया और हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और हम उनके लिए ज़रूरी होते हैं। और इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।